इस वीडियो में आरिफ अजाकिया जो लंदन में रह रहे हैं, अपना निर्वासित जीवन बिता रहे हैं पाकिस्तान से आके, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पूर्ण रूप से मुस्लिम धर्मांधता फैल रही है पब्लिक में, और फौज उसका फायदा उठा के पूरी तरह से लूट रही है और पूरा देश बनाना रिपब्लिक बन चुका है। इसमें वहाँ पे सामान्य आदमी के लिए रहना बहुत मुश्किल है और धीमे धीमे ये पतन की ओर जा रहा है, कर्ज से डूब रहा है। आगे इसका एक देश के रूप में, राजनीतिक देश के रूप में बने रहना असंभव होता जा रहा है। आगे आप स्वयं देखिए। बहुत सारी आती हैं, फेस करते हैं, किश्तियां जला दी हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में बैठे हैं और ये समझते हैं कि वो मुझे दबा देंगे या कुछ कर लेंगे, तो ये उनकी भूल है। अगर मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ तो ये इसलिए हूँ कि मेरे ऊपर अग्रेशन हो रहा है। 12 जुलाई से जिस दिन मैंने भारतीय नेशनल एंथम चाइनीस एम्बेसी के सामने गाया था, उस दिन से मेरे खिलाफ बहुत सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं और ये समझते हैं कि मैं चुप हो जाऊंगा, तो ये इनकी भूल है। जो करना है कर लें। मैंने जो हक परस्ती का, सच बोलने का जो सफ़र शुरू किया है, वो मैं नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हालात हों। आई एम फेसिंग इट एंड आई एम फेसिंग इट ब्रेवली। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ भी मैं क्लियर करूं कि आज मेजर जनरल हर्षा काकर जी से एक तफसीली 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ है और बहुत ही ही इज़ ए वेरी डिप्लोमेटिक, नहीं मतलब आई मीन ही नोज़ हाउ टू स्पीक। वो बात भी पहुंचा देते हैं और एग्रेशन भी नज़र नहीं आता। सच ए वंडरफुल पर्सन। मेरे पास कुछ सवालात थे जो मैं कई लोगों से पूछता हूँ, जैसे कि बलूचिस्तान की मदद हिंदुस्तान क्यों नहीं कर रहा है, या गलवान वादी में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के की ज़मीन पे चाइनीज़ कब्ज़ा करके बैठे हैं, वगैरह वगैरह। उनके जवाबात मुझे एज सच इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलते थे, लेकिन आज मुझे जो जनरल साहब ने जवाब दिए तो मुझे काफ़ी हद तक समझ में आया कि क्या है। तो फ्राइडे को जनरल साहब का इंटरव्यू मैं रिलीज़ करूँगा अपने चैनल पे। तो अब आगे मुद्दों पे चलते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले आते हैं पाकिस्तान की तरफ। वहाँ पे जो इस्लामाइजेशन की सूरत हाल है, इमरान खान एक पपेट प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की आर्मी की डिज़ाइंस पूरी करने के लिए ज़बरदस्ती लाया गया है और ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा ये आवारा कैरेक्टरलेस इंसान हमें आज इस्लाम सिखा रहा है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इसमें इस्लाम सिर्फ वो लोग सिखाते हैं जो इस्लाम का बेदरेग गलत नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। पंजाब असेंबली में बिल पेश हुआ, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम। मसला यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लाम हमेशा ख़तरे में रहता है। पता नहीं ये इस्लाम है या एक कुंवारी अबला नारी है जिसकी इज्जत की हिफाजत 22 करोड़ लोग कर रहे हैं और वो समझते हैं कि वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। कई चीज़ें हैं। पहले आते हैं तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल, पंजाब असेंबली में पेश किया गया। हमारे नबी का नाम जब लिया जाए तो पाकिस्तान में पाबंदी है कि नाम के खाली मोहम्मद नहीं कह सकते आप। आपको कहना है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा पढ़ना है, वरना आप मुसलमान नहीं हो। सबसे ज़्यादा ख़तरे में इस्लाम नहीं है, मुसलमान है। मसला ये है कि हमारा मज़हब तो हर वक्त ख़तरे में रहता है। मेरे जैसे आदमी के तो पता नहीं मुल्ला की नज़र में कोई 575 बार निकाह टूट चुका है। ये है इस्लाम। अब इन्होंने उसमें इजाफा किया है नए बिल में कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के बाद आपने कहना है खातिमुल नबीन। और ये इमरान खान हमें कह रहा है कि ये बोलना है, जबकि इसने जब हलफ उठाया था, प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया था, तो इससे ये लफ्ज़ नहीं बोले गए थे। खातिमुल मुंद इस तरह कह रहा था। रिकॉर्ड पे मौजूद है, गूगल पे जाकर देख लें। लेकिन पूरे पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अगर तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीन ना कहा तो तुम काफिर हो।
जुर्म है ये। इस्लाम को खेल बना कर रखा है इन्होंने। फिर इसी पंजाब असेंबली में बिल पेश हो रहे हैं, रोज ही कुछ ना कुछ नया इस्लाम के नाम पे बिल पेश हो रहा है और पास हो रहे हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 100 किताबों पे पाबंदी लगा दी। 100। वो किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी हुई हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की छपी हुई हैं, पाकिस्तान की छपी हुई हैं। वजह क्या थी? इसमें एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान, एंटी मॉरलिटीज मवाद था। क्या मवाद था? एक किताब सिर्फ इसलिए बैन की कि उसमें एक पिग की तस्वीर थी, सुअर की तस्वीर थी, पूरी किताब बैन कर दी। वैसे ही हमें तालीम नहीं दी जाती। जो दी जाती है तालीम वो डिस्टोर्टेड और अपनी फैब्रिकेटेड टेलर्ड हिस्ट्री और रिलीजन पढ़ाया जाता है। अब उसमें भी ये पाबंदियां, ये कहां लेके जा रहे हैं इस कौम को? ये यहां लेके जा रहे हैं जहां पे एक टीनेजर लड़का आज सुबह अदालत में एक आदमी को गोली मार देता है, सिर्फ इसलिए वो कहता है कि मेरे ख्वाब में नबी पाक आए थे और उन्होंने कहा कि यह आदमी कादियानी है, इसको गोली मार दो। असल इश्यू यह है कि पूरा पाकिस्तान उसको हीरो मान रहा है इस वक्त। यह जाहिलों की कौम बन चुकी है। यहां जिसको जो मर्जी आए नबी पाक का नाम ले, ख्वाब में आया। अब ये ख्वाब वाली हकीकत भी आपको मैं ट्विटर पे 50 वीडियो लगा चुका हूं। आपको मैं इतने जर्नलिस्ट पढ़े लिखे, ओरिया मकबूल जान, जिनकी बेटी अमेरिका में पीएचडी कर रही है यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं मेरे ख्वाब में नबी पाक आए थे। फिर एक जुनैद करके एंकर, वो कहता है मेरे ख्वाब में नबी पाक आए और जिन्ना के पास आए और इंग्लिश में बात हो रही है नबी पाक की जिन्ना से, और ये सब चीज़ें मैं ये वीडियो सब शेयर कर चुका हूँ। ऐसी 50 आपको मिलेंगी। तो फिर आम आदमी का क्या कसूर जब हर आदमी नबी पाक को ख्वाब में ला के अपने फैसले करवा रहा है? और रियासत खामोश है, स्टेट नहीं बोल रही कुछ भी। स्टेट कह रही यहां लड़ो मरो मारो एक दूसरे को। ये खातिमुल नबीन और फिर सहाबाए कराम, सहाबी उसको कहते हैं जिसने नबी पाक को आंखों से देखा है। तो बिल में आया है कि सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हो कहना है, नहीं कहोगे तो काफिर। उस पे ये शिया इमाम हैं, उन्होंने तकरीर की है। उन्होंने कहा कि भाई कई सहाबी ऐसे हैं जिनको हम सहाबी नहीं मानते, तो हम उनके लिए कैसे ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि शिया सुन्नी का बुनियादी इख्तलाफ वही हज़रत अली और फिर वो करबला और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो यजीद के साथ जंग हुई थी, और ये सब चीज़ों पे शिया सुन्नी का जो वो है, तो उस पर शिया आलिम ने ये जब तकरीर की तो उसके जवाब में बरेलवी आलिम ने ये तकरीर की और गालियां दी उसको, कुत्ते और पता नहीं क्या क्या बोला शियाओं को। हम कहते हैं ना हिंदू सिख पाकिस्तान में खुश नहीं है या सुख से नहीं है, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में। शियाओं का भी ये आलम है। यहाँ पे ताकत का राज चल रहा है, जिसके हाथ में बंदूक है वो फैसले कर रहा है, और फौज यही चाहती है कि ये लड़े मरे कौम आपस में, एक दूसरे को एथनिसिटी की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, फ़िरक़े की बुनियाद पे आपस में ये लड़ते मरे, हम माल बनाएं, हम माल बनाएं। पाकिस्तान इस वक्त लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा लूटने वाले जो भेड़िए हैं उनके नाम के आगे बाजवा लगा हुआ है। अमेरिका की एक कंपनी है बाजको, जिसके ये बाजवे डायरेक्टर हैं सारे, आसिम बाजवा का खानदान, चोर डाकू साला। पापा जॉन्स पिज़्ज़ेरिया की 125 फ्रेंचाइज का ओनर है ये बाजको, अमेरिका और कनाडा में। हर इंसान का, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसका फर्ज है कि बाइकआउट करो पापा जॉन्स का। ये पाकिस्तानियों का खून का पैसा है, पाकिस्तानियों को मार के कत्ल कर करके इन्होंने ये पैसा जमा किया है और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की है। ये तो चाहते हैं कि आवाम लड़ती रहे और ये बाजको बनती रहे।
हरामखोर दरिंदे हैं ये, इससे कम में अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। दरिंदा भी अपने बच्चों को नहीं खाता, ये अपने बच्चों का कत्लेआम करके ये एम्पायर कायम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बुज़दिल हो गई है, जो चुपचाप ये जुल्म बर्दाश्त कर रही है। एक एक पाकिस्तानी को पता है कि ये हरामखोर फौजी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे चोर डाकू हैं, सिर्फ इस मुल्क को लूट रहे हैं और कश्मीर और दूसरे नामों पे हमें जंगों में जबरदस्ती हमारे बच्चों को भेज रहे हैं मरने के लिए। इस फौज का हिसाब किताब इस अवाम को करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया आपके पास। इस्लाम का खिलवाड़ बनाया हुआ है। 100 किताबें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बैन कर दी। ये कहां लेके जा रहे हैं जाहिलियत के दौर में। लाहौर बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लेटर लिखा है 2 पेज का हुकूमत को कि परसों की ईद में कादियानियों को कुर्बानी करने की इजाजत ना दी जाए और जो कादियानी कुर्बानी कर रहा है बकरे की, गाय की, उनको गिरफ्तार किया जाए और ब्लास्फेमी के चक्कर में बंद किया जाए। ये कहते हैं ताकि वो बंद करके फिर इनका ही कोई बंदा जाके गोली मार देगा उसको। ये ट्रेंड बनाया हुआ है। मुमताज कादरी एक ट्रेंड बन गया है। मुमताज कादरी एक कंगला 2 टके का फौज पुलिस वाला, उसको भी मौलवियों ने ऐसा भड़काया कि वो गवर्नर पंजाब की सिक्योरिटी पे था। उसने इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी में मौजूद गवर्नर पंजाब का कत्ल कर दिया। वो आदमी जो सारी जिंदगी एक कमरे का घर नहीं खरीद सकता था, आज पंजाब में उसका मजार है। अदालत ने उसको सजाए मौत दी, कातिल है अकॉर्डिंग टू लॉ, मर गया, उसका मजार है, धंधा बना दिया इन्होंने। तो जितने पाकिस्तान में बेरोजगार जिंदगी से सताए हुए लोग हैं, उनको ये एक एग्जाम्पल सेट हो गया ना कि किसी कादियानी को, किसी को भी काफिर बोल के मार दो, सीधा जन्नत। और दुनिया में भी उसकी औलाद को पूजा जा रहा है, मुमताज कादरी को। गाजी मुमताज कादरी का बेटा है, जिंदा होता और अगर ये इसने काम ना किया होता तो गाजी मुमताज कादरी के बच्चे को कोई पूछता भी नहीं। दरिंदों का माशरा बन चुका है ये मुल्क। इस दरिंदों के माशरे की एक दर्दनाक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक फैमिली ने एक बिल्ली का बच्चा अडॉप्ट किया पाकिस्तान में। बिल्ली का बच्चा, वो बिल्ली का बच्चा रोज बीमार रहने लगा और उसके ब्लीडिंग भी हो रही थी। उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा इसका सैकड़ों बार रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है बिल्ली के बच्चे का। मर गया बिल्ली का बच्चा, इसके इंटरनल सारे वो खत्म हो गए थे। ये 15 साल का लड़का है, ये अपने कजन्स और दोस्तों के साथ रोज उसका रेप कर रहा था 7 दिन तक। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में यह इंसानों का हाल है। यह जानवरों का माशरा बना दिया है पाकिस्तान फौज ने। यहां तालीम पे पाबंदी, यहां पे इंसानियत पे पाबंदी, यहां पे मजहब का नाम लेके जिसकी जब मर्जी आए कत्ल कर दो। यह है इंसानों का माशरा, जानवरों का माशरा है ये। इसको बदलने के लिए हर पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा। गुलाम बना के रखा है। चाइना कहता है अफगानिस्तान को और नेपाल को कि पाकिस्तानियों से सीखो, जैसे पाकिस्तान हमारे साथ डील करता है वैसे करो। समझ गए आप? यानी चाइना कह रहा है कि जैसे ये अजली गुलाम है, ये भिखारी गुलाम है जो हमारी गुलामी में फख्र महसूस कर रहे हैं, ऐसे तुम लोग भी गुलामी करो। तो नेपाल का वजीर आजम गुलाम है, नेपाली थोड़ी गुलाम है। नेपाली एक बहादुर गैरतमंद कौम है। वो चाइना को जूते की नोक पे रखते हैं। उनके वजीर आजम की कुछ मुश्किलात हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रहा है।
पाकिस्तान में तो 40 साल लगे हैं ये इग्नोरेंट कौम बनाने में, तो जाके आज गुलामों की एक जाहिल फौज तैयार हुई है। डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अफगानिस्तान एंड नेपाल, दे आर ब्रेव पीपल। अजीज दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मामलात हैं इस वक्त, लेकिन मैं इस वीडियो को यहां पे क्योंकि मुझे फिर शिकायत करते हैं दोस्त लोग कि आप बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं और ये है और वो है, तो मैं फिर इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। अपने सेकंड पार्ट में मैं कुछ और मुद्दे लेके आ रहा हूँ जिसमें रफ़ाइल और अयोध्या और ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ। कल मैं हाशिम कुरैशी साहब का इंटरव्यू ले रहा हूँ। कश्मीर पे मैंने मिर्ज़ा अमजद भाई का इंटरव्यू एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, एक जम्मू के ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, जो जम्मू का पार्ट है जिसको पीओके कहा जाता है, अमजद साहब ने वहाँ के एक कश्मीरी की हैसियत से अपने पॉइंट ऑफ व्यू। फिर इसके बाद लास्ट वीक मैंने सुशील पंडित जी का इंटरव्यू लगाया, वो कश्मीर के बेटे, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके सामने रखा। अब एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं कल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाशिम कुरैशी साहब ने, अजरा है मेहरबानी, एग्री किया है इंटरव्यू के लिए। हाशिम साहब ने इंडिया का तैयारा गंगा हवाई जहाज अगवा किया था 1971 में, हाईजेक किया था भुट्टो के कहने पे, और वो पूरी कहानी आपको बताएंगे। फिर बाद में जाहिर है, फिर पाकिस्तान की तो आदत है कि अपने जिनको भी इस्तेमाल करना होता है इस्तेमाल करके फिर फेंक देते हैं। तो फिर हाशिम कुरैशी और उनके कज़न और दीगर लोगों को पाकिस्तान में मुकदमों का सामना हुआ और जेलें भुगती, और इन्होंने क्या कहानी है वो हाशिम भाई बताएंगे। और बड़े टफ सवालात और टफ जवाबात होंगे। मेरी आदत है कि मैं अपने इंटरव्यूज़ को अनएडिटेड पूरा वर्जन पेश करता हूँ। हम एग्री करें कि ना करें, बहरहाल ही इज़ ए कश्मीरी एंड ही हैज़ ए पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो सैटरडे को मैं रिलीज़ करूँगा। और छोटी सी एक अपनी ट्वीट के हवाले से मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया है। मैंने एक ट्वीट की थी कि ये रिजर्वेशन कोटा सिस्टम जो होता है, जिसके तहत एजुकेशन और जॉब्स में एक कोटा बांध दिया जाता है अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी के लिए। मुझे इंडिया के बारे में इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसका बड़ा नाजायज़ इस्तेमाल होता है। क्योंकि सिंध प्रोविंस में जब मुहाजिर पाकिस्तान आए थे 47 में, तो पढ़े लिखे थे, ब्यूरोक्रेसी में थे। तो भुट्टो ने जब 70s में प्राइम मिनिस्टर बना और पाकिस्तान का पहला सिंधी प्राइम मिनिस्टर बना, तो भुट्टो ने एक आइडिया पेश किया कि चूँकि सिंधी कौम बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पे और मुहाजिर बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे हैं, तो फिर पैरिटी पे लाने के लिए, बराबर लाने के लिए उन्होंने सिंध में रूरल अर्बन कोटा रखा। अर्बन में मुहाजिर मेजोरिटी में रहते थे, कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास वगैरह में, और रूरल एरिया में सिंधी रहते थे। तो सिंधियों को तरक्की देने के लिए, ठीक है, एग्रीड, वेरी गुड आइडिया, लेकिन उसका मिसयूज़ हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मिसयूज़ ऐसे हो रहा है कि सिंधियों को वो करने के लिए, अगर आम सिंधी को इसका फ़ायदा पहुंचता तो समझ में आती है, लेकिन ऐसा है कि जो सिंधी टीचर भर्ती होते हैं या स्टाफ जो भर्ती करते हैं स्कूलों में, वो ऑन पेपर रहते हैं और वो जागीरदार के, क्योंकि सिंध में टोटल जागीरदारी है, अंदरून रूरल सिंध में सिर्फ जागीरदारी है। सिंध के जितने मिनिस्टर हैं सब जागीरदार हैं, कोई भी कराची का रेसिडेंट नहीं है। हालांकि इनके सबके बंगले कराची में है, क्योंकि कराची बीइंग कैपिटल ऑफ सिंध, तो वो अय्याशी सारी इधर करते हैं, लूट मार कराची की कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि जिसको पसंद नहीं है हमारे वो, तो वो कराची छोड़ के चला जाए। तो बेटा कराची तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना। साईं GM सैयद ने यूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी 1943 में कि हिंदुस्तान के मुसलमानों आओ, रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं नहीं कह रहा, और मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, लेकिन कुछ सिंधी स्कॉलर्स ने ये लगाया है तो उसके जवाब में कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सिंध में से किसी ने नहीं बुलाया था मुसलमानों को मदद के लिए। तो रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। साईं GM सैयद ने असेंबली में 1942-43 में ये कहा था
कि हमें इन हिंदू बनियों से बचाओ। रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं, मुझे वो गालियां ना दीजिएगा। तो खैर, मैं सिंध का बाशिंदा हूं, मैं सिंध की तकसीम के खिलाफ हूं। मैं सिंध के खिलाफ बात करने वाले, चाहे वो सिंधी वडेरे हैं, मैं उनके खिलाफ बोलूंगा बिल्कुल। वो लूटमार कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे। कोटा सिस्टम के नाम पे जागीरदारों की औताकों में उन स्कूलों के टीचर घोड़ों की मालिशें कर रहे हैं, और वो स्कूलें भी घोड़ों के स्तबल बने हुए हैं, जागीरदारों की बैठक बनी हुई हैं। रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद है, जाके देख लें आप। सिंध का मामला बहुत खराब है, और इस मामले में कोटा सिस्टम का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। या तो आम सिंधी को इसका फायदा हो, तो मैं भी चाहता हूं कि सिंध में एक लेवल आ जाए बराबर। तो उस बुनियाद पे फिर मैं देखता हूं ना, मैंने जब मैट्रिक किया था तो मेरी परसेंटेज 65 नहीं थी, इसलिए मुझे गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कराची में दाखिला नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम मुहाजिर हो, तुम्हारा कोटे के हिसाब से जितनी सीटें हैं उसमें हमने मिनिमम 65% आपने मार्क्स लिए हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन उसी कॉलेज में मेरे जो साथ पढ़ता था लड़का सिंधी, उसको 47 परसेंटेज थी उसकी, उसको मिल गया था, इसलिए उसका कोटा था। तो ये फिर मैं समझता हूँ कि किसी को पैरिटी के उस पर लाने के लिए आप एक टैलेंट को वो अगर ज़ाया करते हैं तो दैट्स रॉन्ग। और स्पेशली अगेन मैं से कहता हूँ कि अगर उस रूल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके आप सिंधियों को फ़ायदा पहुँचाते तो हमें गम ना होता, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ जागीरदारों को पहुँच रहा है। शर्जील मेमन को ले लें, खुर्शीद शाह को ले लें, जितने पीपल्स पार्टी के सिंधी वडेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, खुल के कह रहा हूँ। अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो लगे, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं एंटी सिंध हूं। आई टेक प्राइड टू बी रेसिडेंट ऑफ सिंध, कराची बीइंग कैपिटल ऑफ सिंध। और अगेन सेइंग, सिंध की तकसीम के खिलाफ हूं। सिंधी मुहाजिर को मिलके अपने दुश्मनों को फारिग करना होगा, और उसमें यह नहीं देखना होगा कि दुश्मन किस कौमियत से। अगर सिंध का दुश्मन मुहाजिर है, टारगेट करो। अगर सिंध का दुश्मन सिंधी है, टारगेट करो। अगर सिंध का दुश्मन बलोच है, टारगेट करो। यह मेरा मोटो है। सिंध हमारी धरती है, लेकिन उसकी सफाई जरूरी है, उसकी तरक्की जरूरी है, उसमें रहने वाले उसके बच्चों की तरक्की जरूरी है। तो कोटा सिस्टम पे मैंने जो ट्वीट की थी, उसके तनाजुर में हमारे अपने सिंध के तजर्बात हैं, जिस पे मैंने कहा था इंडिया में दलित का कोटा